1947 में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने एक यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया, यूरोप को भूख, गरीबी और आर्थिक अव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाए। मतलब 1947 में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल जो थे उस टाइम पे, उन्होंने यूरोप के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम चालू किया जिसका नाम था यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य यह था कि वो यूरोप के देशों को कम्युनिस्ट और गरीबी में जाने से बचाएगा। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के पुनर्गठन में उन्हें भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि उस युद्ध में उनके जान और माल की हानि दोनों हुई थी। उनका धन भी गया था और कई सारे यूरोपीय मरे भी थे उस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कमेंट तो खैर होगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो पर जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक कमेंट बॉक्स नहीं ऑन होगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाएं, ताकि मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे, जैसे कि शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, या फिर मैं डेली पोस्ट डालती हूँ आप लोग की स्टडी से रिलेटेड। मैंने अभी भी डाला है एक पोस्ट, आप उस पोस्ट को जाके देखिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत ही मदद करेगा। वो यूरोपीय यूनियन का है, पूरा मैंने शॉर्टकट में एक पेज में डाल दिया है। आप लोग जाके उसे पढ़िएगा ज़रूर। और हाँ, आप लोग वहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग को जो भी डाउट हो। तो मैं अभी यूरोपीय यूनियन कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद में एशिया, मतलब आसियान जो है, आसियान, मैं उसे कंप्लीट करूँगी, ठीक है। पहले हम यूरोपीय यूनियन देख लेते हैं। तो हम कहाँ थे ना, आश्वासन दिया। पुनर्गठन के इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु पूर्व सोवियत संघ को भी आमंत्रित किया गया। पूर्व सोवियत संघ जो 15 देशों में टूट के बिखर गया, जिसका सबसे बड़ा देश निकला रूस, ठीक है। तो उसको भी आमंत्रित किया जाता था, लेकिन रूस और दूसरे कम्युनिस्ट देशों ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद की एक चाल बताकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन अमेरिका और जो रूस और जो कम्युनिस्ट विचारों से ताल्लुक़ रखते थे वो सारे देश इसे अमेरिका की एक साम्राज्यवादी, यानी अमेरिका अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है, ये बता के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिए। इस कार्यक्रम में रूस और कम्युनिस्ट देश भाग नहीं लिए। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948, पश्चिमी यूरोप के देशों को मार्शल योजना के तहत मदद देने के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन OEEC की स्थापना की गई। इस योजना के अंतर्गत लगभग 5 वर्षों के दौरान 1948 से 1952 तक अमेरिका ने यूरोप को करीब $17 मिलियन की मदद दी। देख रहे हैं कितनी मदद दी, $17 मिलियन की। परिणाम आइए जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देश आर्थिक गिरावट और कम्युनिस्ट की गिरफ्त में आने से बच गए। दूसरी ओर अमेरिका व यूरोप का सर्वमान्य नेता बन गया। भाई जो उसे निकालेगा गरीबी से वही नेता बनेगा, जो कि अमेरिका बन गया वहाँ का नेता, पश्चिमी यूरोप का। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका आज भी पश्चिमी यूरोप का नेता ही है। उसके आगे खड़ा होने वाला अभी कोई बना नहीं है। खैर आगे देखो होता है क्या परिषद। तो यूरोप के 10 देशों ने मिलकर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने इतना जो आपको पढ़ाया है, आपको इसमें सब कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है। आप बस मेन टॉपिक्स को याद रखिए। और मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप मेरे जो मैं पोस्ट डेली डालती हूँ, आप उस पोस्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जैसे आज मैं यूरोप पढ़ाई ना, तो मैं यूरोप के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस को मतलब मैं डालूँगी, आपसे पूछूँगी वो पोस्ट में, जिसका आप लोग उत्तर देंगे, आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैं जितने भी शॉर्टकट, जैसे कि हो गया कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, या फिर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो मैं उसमें ऑप्शन डालूँगी 1948, 47, तो ऐसे करके करूँगी। तो आप लोग को जैसे पता रहेगा तो आप कर दोगे, और इस तरीके से आप लोग का पढ़ाई भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, आप लोग का पढ़ाई मन भी लगेगा। और जैसे मैं पूछ ली कि मार्शल योजना क्या है, तो मार्शल योजना आप लोग बताएंगे कि मार्शल योजना के ही तहत मदद देने के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया गया। या फिर मैं ऐसे पूछ लूँगी कि OEEC की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे 1948 में। या फिर OEEC की फुल फॉर्म क्या है, तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा, या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लेगा, जैसे कि 10 ऑप्शनल क्वेश्चन आपको क्लास 12th में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग हमारा पोस्ट भी रेगुलर बेसिस पे देखा करें, क्योंकि मैं डेली डालती हूँ पोस्ट। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे यूरोपीय परिषद हम देख रहे थे ना, जिसका गठन हुआ था 1948 में, 10 देशों ने मिलकर गठित किया था। बाद में यूरोप के कई दूसरे देश भी इस संगठन में शामिल हुए। यूरोपीय परिषद का प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की भावना को जागृत करना था। इस परिषद से संबद्ध देशों ने यह अनुभव किया कि उनके बीच राजनीतिक सहयोग बढ़ना चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने की इस इच्छा ने ही 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन का रास्ता निर्धारित किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्या है। 1957
रोम की संधि 1957 के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। अब यहाँ से ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि रोम की संधि कब हुआ था 1957 में, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ था 1957 में। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग याद करें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मैं क्विज़ डेली दूँगी तो आप लोग उस क्विज़ को ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपके डाउट ज़्यादा क्लियर होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप वहीं से पूछ लीजिएगा। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएँ। 1000 सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम को थोड़ा सा बढ़ाइए भाई, ठीक है। आरंभ में इस संधि को 6 देशों ने स्वीकार किया था, किंतु बाद में 4 और देश आर्थिक समुदाय में शामिल हो गए। 1986 तक 12 देश आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य बन चुके। यूरोपीय साझा बाजार, मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय साझा बाजार यानी कि व्यापार जो भी था, जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे वो एक दूसरे से व्यापार करने में सुलभता लाएँ। जैसे कि अगर वीज़ा पासपोर्ट लग रहा है, जैसे कि अब भारत से कोई यूएसए जाएगा यानी कि अमेरिका, तो वहाँ पे वीज़ा लगेगा। तो जितने भी पश्चिमी देश थे वो आपस में इन सारे पासपोर्ट को रद्द करें, या फिर जो आयात निर्यात की जो भी चीज़ें हैं उनको हटाएँ, ठीक है। टैरिफ जो है वो हटाएँ एक दूसरे के ऊपर से। तो सदस्य राष्ट्रों के बीच साझा व्यापार स्थापित करने के लिए यह तय किया गया, और गया कि ये देश धीरे धीरे आयात और निर्यात कर व वीज़ा आदि के बंधन हटाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया, ठीक है। इससे इनके बीच वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का निर्बाध रूप से आना जाना संभव हो सका। यह संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न समितियों के माध्यम से करता था, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक समिति तथा व्यापार व विकास समिति। आइए देखते हैं यूरोपीय संसद। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को राजनीतिक स्वरूप दिलाने में मुख्य भूमिका यूरोपीय संसद की रही। इस संसद के लिए डेलीगेट्स यानी कि ये डेलीगेट अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी होगा प्रतिनिधि, यानी कि प्रतिनिधियों का चुनाव सदस्य राष्ट्रों की शर्तें करती थी। धीरे धीरे यूरोपीय संसद की शक्तियाँ बढ़ती गई। 1917 की लक्ज़मबर्ग की संधि के द्वारा यूरोपीय संसद को यह अधिकार मिल गया कि वह सदस्य राष्ट्रों को यह निर्देश दे सके कि वे अपने आर्थिक बजट किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। और ये लक्ज़मबर्ग की संधि जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1917 में हुआ था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रोम की संधि इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखे रहिएगा। आइए देखते हैं यूरोपीय संघ 1993 हैं। यूरोप में 1957 से लेकर 1992 के बीच अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण यूरोपीय समुदाय का स्वरूप परिवर्तित होता गया, और अंततः इसने यूरोपीय संघ का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस संबंध में 1992 की maastricht संधि मील का पत्थर मानी जा सकती है। यह संधि 1 नवंबर 1993 से लागू की गई, और इसी दिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम ले लिया। यानी कि जो 1957 में एक बनी थी ना वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, तो वही और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ही बदल के आज के समय में जो यूएन है, यूएन यूरोपीय संघ, वो बन गया 1992 में maastricht की संधि में, ठीक है। maastricht की संधि में निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया गया। किस बातों पर बल दिया गया, तो ये देखते हैं। पहला, सदस्य देशों की साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति होगी। जितने भी मतलब आपस में जो भी देश हैं उस यूएन में जो शामिल हैं, पश्चिमी यूरोप देश, यानी कि जो भी हैं 27 शायद हैं, पहले 28 थे, लेकिन ब्रेक्जिट के माध्यम से वो जो था ब्रिटेन, वो बाहर हो गया। तो ये देखते हैं, तो उनकी जो भी सदस्य देश हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, उनकी विदेश नीति होगी। एक, अप्रवास के क्षेत्र में और नशीले पदार्थों व अपराधों की रोकथाम के लिए वे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यूरोप के लिए एक साझी संसद, एक केंद्रीय बैंक तथा एक साझी मुद्रा होगी। आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की दृष्टि से यूरोपीय संघ एक सर्वाधिक सफल क्षेत्रीय संगठन है। 1995 तक यूरोपीय संघ में 15 राज्य शामिल हो चुके थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें कई वे देश भी शामिल हो गए जो किसी समय कम्युनिस्ट खेमे में हुआ करते थे, जैसे कि एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ये सब सोवियत संघ के देश थे। ये देश 15 दिसंबर 2004 को यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए। इस प्रकार 2004 में इसकी सदस्य संख्या 25 हो गई। जो 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। फलस्वरूप इस संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। 1 जुलाई 2003 को क्रोएशिया भी यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया। इस प्रकार सदस्य देशों की संख्या 28 हो गई, परंतु 31 जनवरी 2020 से ब्रिटेन के इस संघ से बाहर हो जाने के बाद सदस्य देशों की संख्या 27 रह गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया।
यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के प्रमुख अंग, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख करिए। तो आइए देखते हैं। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए एक साझा संविधान हो, जो कि असफल रहा अपने में। यह कोशिश तो विफल हो गई, क्योंकि इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी सदस्य राष्ट्र साझा संविधान की संपुष्टि करें। मई 2005 में फ्रांस के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ के संविधान को पूरी तरह नकार दिया। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा, गीत और अपनी मुद्रा यूरो है, जिसे यूरोपीय केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है। यूरोपीय संघ कई प्रधान अंगों और संस्थाओं के माध्यम से काम करता है। इसके प्रधान अंग यूरोपीय आयोग, यूरोपीय मंत्रिपरिषद, यूरोपीय संसद, जिसके सदस्य 5 वर्षों के लिए सीधे चुनाव द्वारा जीते जाते हैं, आर्थिक और सामाजिक समिति, न्यायिक अदालत द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूरोपीय संघ के कानूनों की व्याख्या करते हैं और सदस्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाती है। तो आप ये याद रखिएगा, जो यहाँ पे है यूरोप का जो एक यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है उसका नाम यूरो है। ठीक है, आइए देखते हैं यूरोपीय संघ का झंडा, क्योंकि इसमें बात किया गया था ना कि यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा होगा, अपना एक गीत होगा, अपना एक करेंसी होगा। ये देखते हैं यूरोपीय संघ का झंडा कैसा है। यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के 12 सितारों के एक चक्र से सजा हुआ है, यानी कि गोल्डन कलर का है, और जो कि सर्कल बना हुआ है उसमें, और उसके आगे पीछे ऐसे 12 स्टार हैं। ठीक है, सितारे। यह चक्र अथवा घेरा इस बात का प्रतीक है कि यूरोप के संघ के सदस्य पूर्ण एकता और तालमेल से काम करते हैं। यूरोप की एक पुरानी परंपरा के अनुसार 12 की संख्या पूर्णता, श्रेष्ठता का एकता का प्रतीक है। तो 12 जो 12 नंबर है, ये यूरोपीय देशों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनके एकता और श्रेष्ठता को दर्शाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूरोपीय संघ के उद्देश्य। अब आइए देख लेते हैं, जब भाई यूरोपीय संघ बना तो उसका कुछ उद्देश्य तो होगा ही। तो आइए अब हम यूरोप के उद्देश्य देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के उद्देश्य। यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। आर्थिक एकीकरण, अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजियों का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से आना जाना। आपको ये पूरे उद्देश्य नहीं याद करने, जैसे कितना दिया हुआ है, टोटल 6 उद्देश्य दिए हुए हैं, जिसमें से आप 5 या 4 उद्देश्य याद रखे रहिएगा। ठीक है, इतना ही कर देंगे चलेगा। एंड दूसरा क्या है, सदस्य देशों की कृषि, व्यापार और इसके उद्योग धंधों का विकास। साझी विदेश और सुरक्षा नीति, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। यूरोप दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुका था और नहीं चाहता था कि फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो। साझी मुद्रा और एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से यूरोप में आर्थिक व मुद्रा संबंधी स्थिरता लाना चाहते थे। अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच अंतराल को भरने के लिए विकासशील देशों की मदद पहुंचाना तथा पर्यावरण में सुधार के लिए जंगल, नदियों व वन्यजीवों की रक्षा करना, ये इनका उद्देश्य था। जो कि बहुत ही सिंपल है, आप लोग चाहेंगे तो याद हो जाएगा आपको 6 का 6 वो, लेकिन नहीं चाह रहे तो आप लोग 4 या 5 याद करिएगा, सही रहेगा, इतना नंबर मिल जाएगा आपको। 1-2 आप अपने से बना के लिख सकते हैं, भाई 12th के स्टूडेंट है तो इतना तो कर ही सकते हैं। यूरोपीय संघ के मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई मौक़ों पर कठोर कार्रवाई की। नाइजीरिया में मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वालों को मृत्यु दंड दे दिया गया। इसलिए 1995 में यूरोपीय संघ के सभी सदस्य ने नाइजीरिया के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेकंड चैप्टर में सेकंड पार्ट में आपको यूरोपीय संघ के बारे में बताऊंगी। मैंने इतना बता दिया है आपको, तो अभी एक पार्ट में वीडियो और बनाऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट ही हो तो सही रहेगा ना। तो मैंने ये अपलोड किया हुआ है, जो एक दृष्टि में दिया हुआ है प्रमुख अंग। अभी मैं आपको ये सब बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी मैं हिस्ट्री की भी अपलोड करने जा रही हूँ, अरे ये वीडियो तो भी बहुत लंबा नहीं है, बस एक वीडियो मैं और बनाऊंगी यूरोपीय संघ का, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा ये आप लोग से ज़रूर मैं उम्मीद लगा रही हूँ कि आप लोग क्विज़ लगाइएगा। देखिए, क्विज़ लगाएंगे तो सही रहेगा और आप वहाँ से मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सपोर्ट करिए मेरे इस चैनल को। मैंने ये चैनल स्पेशली आर्ट वालों के लिए बनाया है। और मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरी पिछली वीडियो से 1 सब्सक्राइब मेरा मिला था, क्लास 12th का है शायद वो। तो बच्चा, आपका मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है, और आप भी आइए, अपने फ्रेंड्स को भी लाइए एंड मेरे इस वीडियो को शेयर एंड कमेंट करिए। और क्विज़ आप डेली लगाइएगा। अगर आप आ गए हैं तो मैं क्विज़ डेली अपलोड करूँगी अपने इस चैनल पे। मैं जो टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगी, मैं उसके 10-10 क्विज़ या 5-5, 10-10 जो भी होगा, मैं उससे अपलोड करूँगी जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फिर होगा मेरा 2-3 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है।